आज की इस विस्तृत चर्चा में एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि काफी स्कोरिंग विषय की गहराइयों में जाने का समय आ गया है। बिल्कुल। अ, आज हमारी इस चर्चा का आधार है जस्ट एजुकेशन नाम के चैनल द्वारा तैयार की गई एक बेहतरीन अध्ययन सामग्री, जो खास तौर पर यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है ना। नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार जस्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस परिवार पर नए हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि यहाँ हम यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी की तैयारी करवाते हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। एकदम सही। और हमारा आज का मिशन है हिंदी व्याकरण के एक ऐसे हिस्से की परतें खोलना जिसे अक्सर बहुत ही हल्के में लिया जाता है, और वो है सर्वनाम का परिवार। टूल है। ये बात एकदम सही है। जो अध्ययन सामग्री हम देख रहे हैं उसमें शुरुआत में ही एक बहुत ही सीधा और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो राम वाला उदाहरण। जी, उदाहरण है राम स्कूल गया, वह पढ़ाई में अच्छा है। अब अगर इस पर गौर किया जाए तो पहले वाक्य में राम एक संज्ञा है, लेकिन दूसरे वाक्य में दोबारा राम का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह वह का प्रयोग किया गया। रोबोटिक लगता है। धक्का देने वाला भी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से दक्षता पसंद करता है, यानी एफिशिएंसी। हाँ, कम मेहनत में ज्यादा काम। बिल्कुल, हमारा दिमाग हमेशा ऐसे शॉर्टकट खोजता है जहाँ कम से कम ऊर्जा खर्च करके बात पूरी हो जाए, और सर्वनाम ठीक यही काम करता है। मतलब वो भाषा को आसान बनाता है। हाँ, ये भाषा में एक ही नाम को बार बार दोहराने की उस उलझन से बचाता है जो किसी भी बातचीत को बेहद नीरस बना सकती है। ये संज्ञा के एक प्रॉक्सी की तरह काम करता है। प्रॉक्सी, ये शब्द बहुत सही है। जैसे किसी नाटक में अगर मुख्य अभिनेता को थोड़ा आराम चाहिए तो उसकी जगह कोई दूसरा कलाकार मंच पर आ जाता है। ठीक वैसे ही संज्ञा के बार बार आने से बचने के लिए सर्वनाम वाक्य की कमान संभाल लेता है। ये प्रॉक्सी वाली बात बहुत ही सटीक है, और इसी चीज को समझाने के लिए अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही मजेदार तरीका अपनाया गया है। हाँ, वो परिवार वाला दृष्टिकोण। जी, सर्वनाम को महज एक परिभाषा की तरह नहीं बल्कि एक पूरे परिवार के रूप में पेश किया गया है। मुझे ये पारिवारिक दृष्टिकोण बहुत ही व्यवहारिक लगा। मैं भी यही सोच रही थी। ये याद रखने में बहुत आसान हो जाता है। इसमें उन खास शब्दों की एक पूरी सूची दी गई है जो इस परिवार के सदस्य हैं, जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, कई, जो, सो, कौन, क्या, स्वयं, अपना, खुद। ये सिर्फ एक सूची नहीं है। नहीं, ये बताया गया है कि अगर इन शब्दों को पहचान लिया जाए तो व्याकरण की गलतियां लगभग बंद हो जाती हैं। यही वो बिंदु है जहां से एक प्रतियोगी छात्र और एक आम पाठक के बीच का अंतर साफ होता है। सही कहा। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो प्रतियोगी परीक्षाओं के उस भारी दबाव वाले माहौल में जहां एक एक सेकंड कीमती होता है, हाँ, जहां टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। बिल्कुल, वहां इन कीवर्ड्स या पहचान के शब्दों को याद रखना कितना बड़ा शॉर्टकट है। परीक्षा हॉल में बैठे किसी भी उम्मीदवार को पूरा वाक्य 3 बार पढ़ने या उसका गहरा अर्थ निकालने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मतलब बस शब्द देखो और उत्तर लगाओ। हाँ, अगर दिमाग में ये सर्वनाम परिवार बसा हुआ है तो वाक्य में कोई या जो जैसे शब्द देखते ही तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा नियम काम कर रहा है। ये समय बचाने की सबसे बेहतरीन तरकीब है। तो इसका मतलब ये परिवार तो परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए एक तरह का सीक्रेट वेपन है। एकदम सीक्रेट वेपन है। अब इस परिवार के सदस्यों को थोड़ा और करीब से जानने का वक्त आ गया है। इस सामग्री में सर्वनाम के पूरे परिवार को 6 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। जी, 6 प्रकार। हम एक एक करके इन 6 प्रकारों की गहराइयों में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे परीक्षा में इनसे जुड़े सवाल बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रकार से, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे अंग्रेजी में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जी हाँ, इसका बुनियादी नियम ये है कि जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके पहचान के शब्द हैं मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह, ये। और उदाहरण दिए गए हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह जा रहा है।
यह प्रकार दरअसल हमारे रोजमर्रा के किसी भी संवाद की सबसे अहम कड़ी है। कोई भी बातचीत हवा में नहीं होती, उसमें हमेशा इंसान शामिल होते हैं। कोई ना कोई तो बोल ही रहा होता है। हाँ, या तो कोई बोल रहा होता है जैसे मैं या हम, या फिर कोई सुन रहा होता है जैसे तुम या आप, और कई बार बातचीत किसी ऐसे तीसरे इंसान के बारे में होती है जो वहां मौजूद नहीं है, जैसे वह या वे। बिल्कुल। इन तीनों ही परिदृश्यों को पुरुषवाचक सर्वनाम बड़ी आसानी से संभाल लेता है। जब कहा गया मैं पढ़ रहा हूं, तो यह सीधा वक्ता से जुड़ा है। तुम खेल रहे हो, यह श्रोता के लिए है। परीक्षाओं में अक्सर लंबे वाक्य देकर भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। हाँ, लेकिन अगर वाक्य में किसी व्यक्ति की बात हो रही है, चाहे वो बोलने वाला हो, सुनने वाला या कोई तीसरा, और ये विशेष शब्द मौजूद हैं, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पुरुषवाचक सर्वनाम माना जा सकता है। ये तो बात हुई इंसानों की और उनके बीच की बातचीत की, लेकिन परीक्षा में हमेशा सिर्फ लोगों की बात थोड़ी होती है। कभी कभी चीजों की तरफ या किसी खास दिशा में इशारा भी तो करना पड़ता है। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे प्रकार की, जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी डेफिनेट प्रोनाउन। इसके बारे में बताया गया है कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक कहलाते हैं। इसके पहचान के शब्द बहुत ही सीधे और साफ हैं। यह, वह, ये, वे। और उदाहरण के लिए दिया गया है, यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है। इस प्रकार को समझने और परीक्षा में पहचानने की सबसे बड़ी चाबी है इशारा या संकेत। इशारा मतलब पॉइंट करना। हाँ, जब कोई कहता है यह मेरी किताब है, तो वो कोई हवाई बात नहीं कर रहा है। वो भौतिक रूप से या मानसिक रूप से किसी एक विशिष्ट वस्तु की ओर उंगली दिखा रहा है। एक निश्चितता है वहां। बिल्कुल, यहाँ 100% निश्चितता है। वक्ता को बिल्कुल स्पष्ट है कि वो किस चीज की बात कर रहा है, और श्रोता भी उस इशारे को समझ रहा है। तो परीक्षा में इसे कैसे पहचाने? परीक्षा में जब भी कोई ऐसा वाक्य आए जहां लगे कि किसी चीज की तरफ उंगली उठाई जा रही है या कोई पक्का दावा किया जा रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां निश्चयवाचक सर्वनाम का नियम लागू हो रहा है। इशारे वाली बात से तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया है। अब अगर किसी चीज के बारे में 100% पक्का पता है, तो वो निश्चयवाचक है। एकदम सही। लेकिन क्या हो अगर हमें कुछ पता ही ना हो, अगर कोई इशारा करने के लिए चीज ही साफ ना हो? यहीं से जन्म होता है हमारे तीसरे प्रकार का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां पहले प्रकार में पूरी स्पष्टता थी, यहां एक तरह का रहस्य या अनिश्चितता होती है। तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके पहचान के शब्द हैं कोई, कुछ, कई, किसी। और इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही क्लासिक है। कोई बाहर खड़ा है। कोई बाहर खड़ा है, यह उदाहरण तो थ्रिलर फिल्म की सीन जैसा लगता है। ये उदाहरण एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक स्थिति को दर्शाता है। जरा विचार कीजिए, दरवाजे पर खटखटाहट होती है। ये तो पक्का है कि कोई इंसान या जीव वहां है, लेकिन जानकारी का पूरी तरह से अभाव है। हाँ, वो डाकिया हो सकता है, कोई अजनबी हो सकता है, या पड़ोस का कोई व्यक्ति। इस अधूरी जानकारी को भाषा में पिरोने के लिए ही हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम की जरूरत पड़ती है। हम ये नहीं कह सकते कि राम बाहर खड़ा है, क्योंकि हमें नहीं पता। इसलिए कोई शब्द उस अज्ञात जगह को भर देता है। बिल्कुल। इसी तरह जब कहा जाता है दाल में कुछ काला है, तो वहां भी उस कालेपन या गड़बड़ी की सटीक पहचान नहीं होती। तो परीक्षा बनाने वालों को ऐसे वाक्य बहुत पसंद आते होंगे। बहुत ज्यादा, क्योंकि इनमें एक स्वाभाविक उलझन होती है, लेकिन कोई या कुछ देखते ही ये उलझन सुलझ जानी चाहिए। जानकारी का अभाव ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकार की तरफ, जो है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। इसके नाम से ही साफ है कि यहाँ कोई रिश्ता या संबंध बनाया जा रहा है। नियम कहता है कि जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़कर उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं, वे संबंधवाचक कहलाते हैं। इसके पहचान के जो शब्द हैं, वे हमेशा जोड़ों में काम करते हैं, यानी पेयर्स में, जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। इसका उदाहरण दिया गया है, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। यहाँ एक बात पर खास जोर दिया गया है कि जिस भी वाक्य में जो दिखाई दे जाए, वहां आगे चलकर एक संबंध या कनेक्शन बनने की पूरी संभावना होती है। संबंधवाचक सर्वनाम असल में भाषा के भीतर एक पुल की तरह काम करते हैं, एक ब्रिज की तरह। ब्रिज, वो कैसे? ये दो अलग अलग विचारों को इस तरह से आपस में गूंथ देते हैं कि एक का अर्थ दूसरे के बिना अधूरा रह जाता है। अगर कोई सिर्फ इतना कहे जो मेहनत करेगा, तो सुनने वाला इंतजार करेगा कि आगे क्या। बिल्कुल। ये वाक्य अपने आप में पूरा नहीं है,
इसे पूरा करने के लिए वही सफल होगा कि जरूरत पड़ती है। ये व्याकरण में कारण और परिणाम को दर्शाने का सबसे मजबूत तरीका है। कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जानबूझकर 3-4 लाइनों के लंबे वाक्य दिए जाते हैं ताकि पढ़ने वाला बीच में ही अपना फोकस खो दे, टाइम वेस्ट करने के लिए। एकदम। लेकिन अगर किसी की नजर इस जो सो या जैसा वैसा वाले पुल पर पड़ जाए तो पूरा वाक्य पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि ये संबंधवाचक सर्वनाम का मामला है। ये पुल वाली एनालॉजी तो सच में बहुत शानदार है। जो को देखती दिमाग में घंटी बजानी चाहिए कि आगे इसका कोई साथी आने वाला है। बिल्कुल बजनी चाहिए। अब बारी है हमारे 5वें प्रकार की, जो सीधा सीधा सवाल जवाब से जुड़ा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये वो सर्वनाम है जिसका काम ही है पूछताछ करना। इसका नियम बहुत ही सरल है। प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे प्रश्नवाचक कहलाते हैं। इसके पहचान के शब्द हर किसी की जुबान पर होते हैं। कौन, क्या, किसने, किसका। और उदाहरण भी एकदम स्पष्ट है। कौन आया? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि कैसे महज एक छोटा सा शब्द पूरे वाक्य की प्रकृति को ही बदल कर रख देता है। नेचर ही बदल देता है वाक्य का। हाँ, एक बहुत ही सामान्य सा वाक्य लेते हैं, राम आया है। ये सिर्फ एक सूचना है, एक जानकारी है जो दी जा रही है। लेकिन जैसे ही हम संज्ञा राम को हटाकर वहां कौन लगा देते हैं और कहते हैं कौन आया, तो वो वाक्य अब सूचना नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। अब वो सामने वाले से जानकारी की मांग कर रहा है। ये एक सवाल बन गया है। भाषा की ये ताकत सच में अद्भुत है, जहां एक अकेला शब्द श्रोता को जवाब देने के लिए मजबूर कर देता है। परीक्षा के लिहाज से इसे पहचानना तो सबसे आसान होगा। हाँ, वाक्य के अंत में लगा प्रश्नवाचक चिन्ह और ये कौन, क्या जैसे शब्द इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका बनाते हैं। अब यहाँ बात बहुत ही रोचक हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब हम सर्वनाम के उस छठे और आखिरी प्रकार पर पहुंच गए हैं जिसे स्रोत सामग्री में विशेष रूप से यूपीएससी परीक्षा का फेवरेट कॉन्सेप्ट बताया गया। ओह, निजवाचक सर्वनाम। बिल्कुल, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, क्योंकि अगर परीक्षा में फंसाने वाले सवाल आते हैं तो वे अक्सर यहीं से आते हैं। ये तो है। इसकी परिभाषा है, जो सर्वनाम कर्ता के अपने ही लिए प्रयोग हों उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता यानी सब्जेक्ट, इसके पहचान के शब्द हैं स्वयं, अपना, खुद। यह प्रकार व्याकरण का वो हिस्सा है जहां भाषा की असली समझ और बारीकी की परीक्षा होती है। बाकी सर्वनामों को ढूंढना फिर भी आसान है। हाँ, बाकी आसान है, लेकिन निजवाचक सर्वनाम में एक छोटी सी चूक पूरे वाक्य का अर्थ का अनर्थ कर सकती है। अर्थ का अनर्थ कैसे? इसका मुख्य कारण ये है कि यह सर्वनाम सीधे तौर पर वाक्य के कर्ता यानी काम करने वाले से बंधा होता है। जब कोई व्यक्ति खुद के द्वारा किए जा रहे काम की या अपनी ही किसी चीज की बात करता है तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे पुलिस की नौकरी में? बिल्कुल, पुलिस की नौकरी या कानूनी दस्तावेजों में जहां एक एक शब्द से केस की दिशा बदल सकती है, वहां इस सर्वनाम का सही प्रयोग आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी बात को गहराई से समझाने के लिए अध्ययन सामग्री में एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। ये सीधे तौर पर बताता है कि लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं। आइए इस गलती का विश्लेषण करते हैं। चलिए। सामग्री में एक गलत वाक्य दिया गया है, राम ने मोहन से उसका काम करने को कहा। ये गलत है। और सही वाक्य क्या है? सही वाक्य बताया गया है, राम ने मोहन से अपना काम करने को कहा। जब पहली बार कोई इस गलत वाक्य को पढ़ता है तो वो एकदम सामान्य लगता है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई खराबी है ही नहीं। हाँ, बोलचाल में लोग अक्सर ऐसा ही बोलते हैं। तो फिर ये गलत क्यों है? और यही वो अहा मोमेंट है जो परीक्षा देने वालों के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इस नियम को बहुत ही बारीकी से समझने की जरूरत है। बताइए। जब हम कहते हैं राम ने मोहन से उसका काम करने को कहा, तो यहाँ उसका शब्द एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा कर रहा है। जरा सोचिए, मोहन को आखिर किसका काम करना है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या उसे राम का काम करना है या मोहन को खुद अपना काम करना है, या फिर किसी तीसरे ही व्यक्ति का काम करना है? सच में उसका काम कहने से तो एक पूरी पहेली ही खड़ी हो गई। कुछ साफ ही नहीं हो रहा कि काम किसका है। भाषा में ऐसी अस्पष्टता एक बहुत बड़ा दोष है। अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसी रिपोर्ट लिख दे तो उसे पढ़कर कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। तो सही वाक्य कैसे काम करता है? जब हम निजवाचक सर्वनाम के उस सुनहरे नियम को लागू करते हैं और कहते हैं राम ने मोहन से अपना काम करने को कहा, तो सारी उलझन एक झटके में खत्म हो जाती है।
क्योंकि अपना शब्द आ गया। नियम ये है कि अपना शब्द हमेशा वाक्य के मुख्य कर्ता के नक्शे कदम पर चलता है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? करता है राम, क्योंकि राम ने कहने का काम किया है। एकदम सही। इसलिए ये अपना शब्द सीधे राम की ओर इशारा कर रहा है। अब वाक्य का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट है कि राम मोहन से कह रहा है कि वह राम का काम पूरा करे। हो, ये अपना शब्द एक दिशा सूचक की तरह है। बिल्कुल, जो हमेशा कर्ता की तरफ ही इशारा करेगा। जो उम्मीदवार इस एक नियम को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वे परीक्षा के सबसे उलझाऊ प्रश्नों को भी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये विश्लेषण तो वाकई में आंखें खोलने वाला है। अपना हमेशा कर्ता की तरफ चलता है। ये बात तो एकदम पत्थर की लकीर की तरह याद रखनी चाहिए। एकदम। तो अब चूंकि हमने इन सभी 6 प्रकारों और उनके पीछे के छिपे हुए विज्ञान को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो क्यों ना उस हिस्से की ओर बढ़ा जाए जो इस पूरी चर्चा में एक नई ऊर्जा भर देता है। आप रैपिड फायर राउंड की बात करें। बिल्कुल। अध्ययन सामग्री के अंत में एक रैपिड फायर राउंड दिया गया है। इसे एक दिमागी खेल की तरह खेलते हैं। मैं एक एक करके वे 5 वाक्य पढ़ूंगा और फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे पहचाने गए कीवर्ड्स पलक झपकते ही हमें सही उत्तर तक पहुंचा देते हैं। ये बढ़िया रहेगा। तो क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हमने जिन नियमों और शॉर्टकट्स की चर्चा की है, वे व्यवहारिक रूप से कितनी तेजी से काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रैपिड फायर राउंड को। पहला वाक्य है, वाक्य में कोई शब्द आया है, कोई हमें ये तो बता रहा है कि व्यक्ति मौजूद है, लेकिन वो कौन है इसकी पहचान पूरी तरह से अनिश्चित है। जहां पक्की जानकारी ना हो वहां अनिश्चयवाचक। एकदम सही। बेहतरीन। अब दूसरा वाक्य लेते हैं, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो और वही शब्दों का प्रयोग हुआ है, वही असल में सो का ही एक रूप है। हाँ, जो सो वाला पुल। बिल्कुल। ये दोनों शब्द दो अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़कर एक शर्त और उसके परिणाम का संबंध बना रहे हैं। जहां भी ऐसा जोड़ने वाला पुल दिखाई दे, वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। एकदम परफेक्ट। तीसरा वाक्य है, आप कहाँ जा रहे हैं? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वाक्य के बीच में कहाँ शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सामने वाले से जानकारी हासिल करना है। इस एक शब्द ने पूरे के पूरे वाक्य को एक सवाल में तब्दील कर दिया है। और जहां सवाल है वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जी। अब आता है चौथा वाक्य, जो थोड़ा ध्यान देने वाला है, मैं स्वयं जाऊंगा। ये हमारा वही सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है जिस पर हमने अभी विस्तार से चर्चा की थी। निजवाचक सर्वनाम। हाँ, यहाँ कर्ता है मैं, और उस कर्ता ने अपने खुद के काम पर जोर देने के लिए स्वयं शब्द का प्रयोग किया है। जब कर्ता अपने ही लिए स्वयं, खुद या अपना जैसे शब्दों का प्रयोग करे, तो वो बिना किसी शक के निजवाचक सर्वनाम होता है। बहुत ही बढ़िया विश्लेषण। और अब इस राउंड का 5वां और आखिरी वाक्य, ये मेरा घर है। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इस वाक्य में यह शब्द का उपयोग करके एक बहुत ही निश्चित और भौतिक वस्तु की ओर सीधा इशारा किया जा रहा है। घर की तरफ पक्का इशारा। हाँ, जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसा पक्का और निश्चित संकेत हो, वो निश्चयवाचक होता है। क्या बात है। इस रैपिड फायर राउंड ने तो पूरे के पूरे सर्वनाम परिवार का एक पल में ही बेहतरीन रिवीजन करवा दिया। कैसे उन पहचान के शब्दों ने बिना किसी भ्रम में डाले महज कुछ सेकंड्स में सही उत्तर तक पहुंचने में मदद की, ये देखना सच में बहुत ही अद्भुत था। यह साबित करता है कि व्याकरण रटने की चीज नहीं है, बल्कि समझने और लागू करने की चीज है। यही इन कीवर्ड्स और नियमों की असली ताकत है। जब एक बार सिद्धांत और उसके पीछे का कारण समझ में आ जाता है, तो फिर चाहे वाक्य कितना भी लंबा या घुमावदार क्यों ना हो, उत्तर खोजना किसी अगर आप भी यूपीएसआई, यूपी पुलिस या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार एक ही गलती से मार्क्स खो रहे हैं, तो रुकिए। यहाँ मिलेगा सिर्फ वही कंटेंट जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। रैपिड फायर, पीवाईक्यू पैटर्न, शॉर्ट ट्रिक्स और स्मार्ट रिवीजन, सब कुछ एक ही जगह। सब्सक्राइब करिए एजुकेशन हब और तैयारी को बना दीजिए सिलेक्शन मोड में।